हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने एक न्यू चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 द यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन हमने ये जो चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर, इसकी शुरुआत ऑलरेडी की थी। तो लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आपको जस्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि लेक्चर नंबर 1 इसके पहले हमने शुरुआत किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन एग्जैक्टली क्या होता है। ये कोई एक देश का नाम नहीं है। यूनाइटेड नेशन, जिसको हम लोग यूएन बोलते हैं शॉर्टकट में, तो ये कोई देश का नहीं है, नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको क्यों क्रिएट किया गया था कि यार जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर होने के बाद बहुत सारी सिचुएशन ऐसी खराब हो गई थी यार, लोगों ने देखा था किस प्रकार लोगों में एकदम डर का माहौल हो गया था, लोगों की जान चली गई थी, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया था, लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ आर गेटिंग डैमेज। एंड जो ऑफिसर्स थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे ऑफिसर्स थे, गवर्नमेंट थे, इन्होंने जब आपस में डिस्कस किया तो उन्होंने सोचा कि यार ये खतरनाक चीज, ये भयंकर चीज आज के बाद कभी होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्यों ना एक टीम बनाया जाए, उसके लिए क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो ये चीज का खास बात पे ध्यान रखेगा कि ये चीज दोबारा से ना हो, और इसीलिए उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें ना हो, और ये इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लेवल पे एक पीस कायम रहे, आपस में जितने भी देश है सब मिलजुल के काम करे, एक दूसरे की हेल्प करे, और एक वर्ल्ड लेवल पे पीस यानी कि शांति का माहौल एस्टैब्लिश हो सके। इस प्रकार का जो चीजें हैं वो क्रिएट करने के लिए बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। क्लियर है? जिसमें बाकी जितने भी देश थे, बड़े बड़े देश थे, सबने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या था यूनाइटेड नेशन, ये हमने आपको डिस्कस किया था। क्रोनोलॉजी क्या थी उसकी, फिर स्टोरी बताया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, वो सभी चीज दोस्तों हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देख लो। सबसे जरूरी चीज हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और आज दूसरा लेक्चर है, इसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना, और साथ में दोस्तों आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि बाकी के जो सब्जेक्ट्स है आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और आप कोई भी टॉपिक ढूंढना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। बस टॉपिक क्या है कि JR ट्यूटोरियल्स लिख दोगे आप, तो आपको हर टॉपिक जो है इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से नॉलेज लेते रहो, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आते रहो। साथ ही में सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। तो देखो, हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी लेक्चर में उन्होंने कवर किए थे, लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये जो यूनाइटेड नेशन है इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्या है, कौन से सिद्धांतों पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन वो कौन से सिद्धांतों पे चलता है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी यूएन का प्रिंसिपल क्या है, किस उद्देश्य से, किस आपके जो सिद्धांत होते हैं ना, एक रूल होता है, जैसे हमारी जो लाइफ होती है जीने की, एक रूल के हिसाब से चलती है, हमारी मर्जी, हमको जो अच्छा लग रहा है हम करेंगे, वैसे यूनाइटेड नेशन का भी एक रूल है। वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, जितने भी मेंबर नेशन रहेंगे, क्योंकि देखो इसमें मेंबर कौन है, जितने भी कंट्रीज हैं वही उसके मेंबर है। ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक है ना, चाइना है, यूएस है, इंग्लैंड है, इस प्रकार के कई सारे जो कंट्रीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के यानी यूनाइटेड नेशन के क्या है, मेंबर है। तो जितने भी मेंबर नेशन रहेंगे उनका जो स्टेटस रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल क्या है, सेम स्टेटस ऑफ ऑल द कंट्री, ऑल द मेंबर्स। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि यूएसए बहुत पैसे वाला है तो यूएसए को एकदम अच्छा वाला पोस्ट दे देंगे, और सबसे गरीब देश अगर बात करें, चलो समझ लो एग्जांपल के तौर पे, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली सबसे देश गरीब कौन सा है, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे गरीब कंट्री जैसे भूटान वगैरह है, तो चलो नाम दे दिया भूटान का। ठीक है ना, मैं हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। ठीक है ना, कोई भी आप कंट्री ले सकते हो, XYZ कोई भी कंट्री ले लो, तो समझ लो कोई XYZ कंट्री है। ठीक है, तो अब यूएसए सबसे अमीर कंट्री बोलता है अपने आप को, ठीक है ना, बहुत पैसे वाला है, और समझ लो XYZ नाम का कोई कंट्री है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा लोअर पे आता है। तो अब इसको हम लोग बहुत अच्छा हायर पोस्ट दे देंगे और इसको एकदम गलत पोस्ट दे देंगे, एकदम नीचे वाला पोस्ट दे देंगे, तो नाइंसाफी हो जाएगी। इसीलिए या यूएन जो है इसका प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी कंट्रीज रहेंगे सबका जो स्टेटस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये सबसे अच्छी बात होती है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं भाई, तुम सब कंट्रीज सब एक जैसे हो, एक समान हो। सेकंड, यहां पे बात करेंगे हम लोग और क्या इसका विशेषता है और क्या इसके प्रिंसिपल है। तो जितने भी मेंबर नेशन रहेंगे यूनाइटेड नेशंस के, ये सब एक दूसरे के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं पुराने जमाने जैसा कि ये कंट्री मेरा गुलाम था, जैसे अब इंग्लैंड वाला बोलेगा यार ये इंडिया को तो हमने गुलामी करवाया है, इंडिया हमारे अंडर में था। तो इस प्रकार का चीजें नहीं चलेगा, फ्रीडम आपको मानना पड़ेगा, आजादी माननी पड़ेगी। और साथ ही में जोग्राफिकल यूनिटी, व्हाट डू मीन बाय जोग्राफिकल यूनिटी, यानी कि बॉर्डर्स के हिसाब से, जैसा पाकिस्तान करता रहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा, वैसा नाटक नहीं चलेगा। ठीक है ना, कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो इंडिया में ही रहेगा भाई, तुम कुछ भी
बोल लो वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यूनिटी है वो बनाए रखना है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों तरीके से आपको अपना यूनिटी बना के रखना है बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे नेशन के साथ। और साथ ही में और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या फिर और मैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूं तो जितने भी मेंबर नेशन रहेंगे इनके जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है ना, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे झगड़े होंगे, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या दिया एग्जाम्पल, कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा झगड़ता रहता है हमसे ये बोल के कि कश्मीर हमारा है, लेकिन एग्जैक्टली सबको पता है किसका है, ठीक है। तो ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो होते हैं, जो झगड़े होते हैं, इसके वजह से दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। चलो मान लो कि कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गया, तो नुकसान किसको होगा, आसपास के कंट्रीज को भी होगा। तो इसके लिए ये सब चीज ना हो तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाए, ये सब का ध्यान और प्रॉपर तरीके से पीस यानी शांति का कायम रखा जाए, शांति का माहौल बनाए रखा जाए, इस प्रकार की चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहां पे करवाया जाता है। और यही इसका मेन सिद्धांत है, मेन इसका प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशन का ये है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सम पॉइंट्स है ये मैंने डिस्कस कर दिया, आप आराम से उसको लिख सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन जो है इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ फंक्शंस भी है, तो अकॉर्डिंगली बात करें तो यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन है। जैसे हमारे बॉडी के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं और आपस में मिलकर ही ये काम करते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं एट ए टाइम, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा आंखों का कोऑर्डिनेशन मेरे माउथ के साथ है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। मेरे हाथों का कोऑर्डिनेशन है कि मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या बताना है, ये सभी चीज कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलता है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन सिस्टम भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि आपने 9th में अगर साइंस पढ़ा होगा तो एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, ठीक है ना, उसमें हमने एक चीज बताया था कोऑर्डिनेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है आई गेस, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि कौन सा नंबर पे था चैप्टर। तो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में। साइंस का है, 9th स्टैंडर्ड के, आप पढ़ लेना, जाके देख लेना। पूरा साइंस तो पहले ही कंप्लीट है हमारा, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट है। तो यहां पे मैं कहने का मतलब ये बता रहा था आपको कि अगर हमारे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं करेगी। हाथ कुछ और कर रहा है, आंखें कुछ और देख रही है, मुंह कुछ और बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा हर चीज, ठीक है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर एक क्रिएचर के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कुछ ऑर्गन सिस्टम होते हैं। और सेम इसी प्रकार ये जो यूनाइटेड नेशन है इसका भी एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी टोटल मिला के दोस्तों 6 मेन ऑर्गन सिस्टम है, 6 मेन ऑर्गन है इसके। तो कौन कौन से 6 मेन ऑर्गन है, अब आंख नाक तो होंगे नहीं क्योंकि ये एक इंसान नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके 6 मेन ऑर्गन कौन कौन से हैं यहां पे। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। ये सबको ध्यान से देखना है और ध्यान से लिख लेना है अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो साथ में। और मैं हमेशा से बोलता हूं दोस्तों, जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं गिने चुने चीज जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही लिखाता हूं बोर्ड के ऊपर, बाकी चीजें मैं अपने मुंह से भी बोलता हूं। तो आप अगर नोटबुक साथ में लेके बैठोगे, आपके जो बुक्स है वो साथ में लेके बैठोगे, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेन ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। दूसरा है दोस्तों इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये सभी चीज क्या होता है हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले देख लो कि कौन कौन से 6 ऑर्गन है। पहला ऑर्गन जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है यहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है ना, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहां पे ये तीसरा हो गया, ठीक है। फोर्थ की अगर बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग आईसीजे के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसको हम लोग प्यार से या फिर शॉर्टकट तरीके से बात करें तो आईसीजे बोला जाता है, इसके नाम से बहुत फेमस है आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक कोर्ट होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस सुनाता है, ठीक है। फिर पांचवा अगर मैं मेन बॉडी पार्ट की इसकी अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये हो गया पांचवा इसका मेन बॉडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा जो मेन पार्ट रहेगा, 6 मेन ऑर्गन है ना, तो 6 मेन ऑर्गन जो रहेगा वो यहां पे सेक्रेटेरिएट, ठीक है, 6th वन सेक्रेटेरिएट। अब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे कि जैसे मैंने बोला कि यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 मेन ऑर्गन है, 6 स्ट्रक्चर है यहां पे। तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट।
तो ये टोटल 6 मेन ऑर्गन है, लेकिन इसको हम लोग एक ही लेक्चर में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, तो आराम आराम से जाना है हम लोग को। तो सबसे पहले आज हम लोग जनरल असेंबली के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जनरल असेंबली होता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड बाकी की चीजें हैं छोटे छोटे हैं, वो धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो चिंता नहीं करना है। आज सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल असेंबली। तो क्या होता है जनरल असेंबली, मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे, जनरल असेंबली। ध्यान से देख लेना दोस्तों, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल असेंबली। अब नाम से थोड़ा सा तो आपको एक हिंट मिलता है, क्योंकि देखो कोई भी चीज के पीछे एक मतलब होता है और कोई भी नाम होता है तो उसके पीछे भी एक मतलब होता है। तो जनरल असेंबली यानी असेंबली का मतलब होता है लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा हो गए एक जगह पे, ठीक है। तो यहां पे भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होंगे, कौन मेंबर है यहां पे, ये जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों, इसके मेंबर कौन है, जितने भी नेशन है उसके अंदर, ठीक है। तो जितने भी यहां पे कंट्रीज जो होते हैं वो क्या है, उसके मेंबर्स हैं। जितने भी उसके कंट्रीज होते हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, इंग्लैंड हो, अलग अलग जितने भी कंट्रीज है, वो कंट्रीज कौन है, कंट्रीज ही इसके मेंबर है। तो जितने भी कंट्री के मेंबर्स होंगे उनका क्या होता है, एक तरीके से मीटअप होता है, एक असेंबली होती है वहां पे। तो यहां पे जनरल असेंबली में जितने भी मेंबर्स है वो शामिल होते हैं और उनका जो पोजीशन होता है या फिर स्टेटस होता है वो सभी कंट्रीज का क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो सेम हो। ऑलरेडी ये चीज मैंने डिस्कस करवाया था आप लोग को, सेम स्टेटस होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल के हम लोग ने डिस्कस किया था कि जितने भी कंट्रीज होते हैं, चाहे वो रिच कंट्री हो चाहे वो पुअर कंट्री हो, दोनों का स्टेटस क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे वो बहुत बड़ी कंट्री हो जैसे रशिया है, चाहे वो बहुत ही छोटी सी कंट्री हो, चाहे जैसे कि श्रीलंका हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार की भी कंट्रीज का स्टेटस जो है सेम रहेगा यूनाइटेड नेशन के। और हर साल की अगर बात करें, जनरल असेंबली एक तरीके से मीटिंग समझ लो आप, कि जितने भी देश के लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी देश होते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स जो रहेंगे, जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, जैसे इंडिया का कुछ 2-3 व्यक्ति जाएंगे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, यूएस से कुछ आएंगे, श्रीलंका से कुछ आएंगे, पाकिस्तान से कुछ आएंगे, रशिया से कुछ आएंगे, इंग्लैंड से कुछ आएंगे। इस प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते हैं जो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशन में, और ये चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ये एक पोस्ट होता है, ये एक जॉब जैसा होता है, ठीक है। तो यहां पे हर साल अगर बात करें, जनरल असेंबली जो सेशन है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर साल दोस्तों ये होता है सितंबर से लेके अक्टूबर के मंथ के बीच में, सितंबर से अक्टूबर के मंथ में ये हर साल होता है। एवरी ईयर ये मीटिंग जो है करवाया जाता है, और ये एक तरीके से क्या है, असेंबली हुआ ना। मीटिंग मतलब क्या हो, जितने भी दो देश होते हैं इसके मीटिंग होते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या डिस्कस किया जाता है, कुछ ऐसे मुद्दे जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वायरमेंट। अब पूरे देश में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब होते जा रहा है, तो इन्वायरमेंट हो गए, डिसआर्मेंट हो गए, यानी कि हमें हथियार वगैरह का यूज कम से कम करना है, प्रोड्यूस भी कम करना है। क्यों जरूरत है हमें हथियार की, क्या हमें हथियार इसलिए बनाना है कि हम वापस से वर्ल्ड वॉर लड़ पाए, वापस से वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं क्या हम लोग, नहीं चाहते ना यार। तो डिसआर्मेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट इशू, पॉल्यूशन इशू, सिक्योरिटी इशू, इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कस किया जाता है। और नॉर्मली जो डिसीजन है जनरल असेंबली में वो सेम जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है मेजोरिटी, वैसे ही सेम जो जनरल इलेक्शन, सॉरी माफ कीजिएगा, जनरल असेंबली में भी जो भी डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें अगर किसी परिणाम पे हमें पहुंचना है, किसी रिजल्ट पे पहुंचना है, तो उसमें भी क्या करवाया जाता है, वोटिंग या फिर एक तरीके से काउंटिंग करवाया जाता है। और उसमें भी जो मेजोरिटी का फैसला रहेगा, यानी ज्यादा देश, किस देश, ज्यादातर देश के जो फेवर में रहेंगे, जो आंसर के फेवर में रहेंगे, उसको सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेजोरिटी के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, और जितने भी यहाँ पे डिसीजंस होते हैं वो एक रिजोल्यूशन के फॉर्म में सामने लाया जाता है। साथ ही में जो जनरल असेंबली में होते हैं, जनरल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ रिजोल्यूशन नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें को पास किया जाता है। बट ये जो असेंबली है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ नहीं बनाती है, कानून नहीं बनाती है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है कि लोकसभा में डिस्कशन हुआ और एक लॉ पास कर दिया, बिल बना दिया, ठीक है ना, कानून, ठीक है, किसान बिल, इस प्रकार के बहुत सारे बिल बनते हैं ना हमारे इंडिया के पार्लियामेंट में। लेकिन इसका हक उतना नहीं है, ये एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है, एक रिजोल्यूशन बना सकता है, लेकिन ये बिल जो है यानी कि एक्ट या फिर एक लॉ हम लोग बात करें, ये नहीं बना सकता। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। और ये जनरल असेंबली का इंपॉर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि बहुत ज्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रीज के होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो साथ में एक साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड के मुद्दे के ऊपर डिस्कस करते हैं। और इससे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है कि हम सब देशवासी, हम सब लोग नहीं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, 2-4 लोग गए होंगे हर कंट्रीज के, तो वो मिल रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड के लिए क्या अच्छी बात है, पॉलिसीज बनाई जाती है, रिजोल्यूशंस बनाई जाती है, और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि हमारे वर्ल्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है,
सिर्फ 2 कंट्री आपस में लड़ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, मुद्दे के ऊपर डिस्कस करके उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि 2 कंट्री लड़ रही है तो बाकी कंट्री भी अरे तू उसके साइड हो जा, मैं इसके साइड हो जाता, चल और लड़ाई करेंगे। तो मुझसे बचपन में हम लोग लड़ाई करते थे, 2 दोस्त के बीच में लड़ाई हुआ, हाँ मैं ये मेरा खास दोस्त है मैं इसके पीछे खड़ा रहूंगा, वो बोलेगा नहीं ये मेरा खास दोस्त है मैं इसके पीछे खड़ा रहूंगा, तो वो उल्टा सॉल्व नहीं कराएंगे मैटर को, वो उल्टा और भड़काएंगे, नहीं तू मार, अरे तू उसको मारा कैसे, अरे तू मार और मार उसको। तो इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन यहां पे वैसी चीजें नहीं है, ये एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चीजों को एनहांस करता नहीं है, जो चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के ऊपर फोकस करता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा जनरल असेंबली एग्जैक्टली क्या है और कैसा काम करता है। अब एक और चीज हम लोग बात करेंगे इस जनरल असेंबली की, अगर हम बात करें इसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, तो क्या इसके फंक्शंस है ये भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली, इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लो, फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे देना दोस्तों। थोड़ा मैं साइड भी हट जाता हूं, अगर आपको लिखना चाहते हो थोड़ा आप लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। अब मैं बात करूंगा फंक्शंस के बारे में। तो जनरल असेंबली की अगर कुछ फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये इनका काम होता है कि टू इलेक्ट द नॉन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स, या फिर अगर मैं बात करूं जो नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल्स के, उसको इलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या करते हैं ये, इलेक्ट करते हैं नॉन परमानेंट मेंबर को। सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट यानी कि चुन के लाते हैं, इलेक्ट द नॉन परमानेंट मेंबर्स, जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको क्या करते हैं, वो चुन करके लाते हैं। कहां से लाते हैं, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर है उसको वो इलेक्ट करते हैं। दूसरा चीज ये है कि वो यूनाइटेड नेशन में, अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें जो सिक्योरिटी जनरल होते हैं और जजेस जो होते हैं, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, सिक्योरिटी जनरल, किसी को तो एक पोस्ट देना पड़ेगा ना, तो सिक्योरिटी जनरल की अगर बात करें या फिर मैं जजेस की बात करूं तो इनको भी नियुक्त करके लाना, चूज करके लाना, ये भी किसके हाथ में होता है, यहां पे जनरल असेंबली के हाथ में होता है। ये जो मीटिंग करवाई जाती है इनके हाथ में होता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नॉर्मली उसके जजेस को लाना, ये भी उनके हाथ में, क्योंकि देखो जज को हम बनाते हैं, अगर पोस्ट देते हैं तो कुछ सोच समझ के और डिस्कशन करने के बाद ही देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है और जितने भी चीजें होती हैं वो डिस्कस की जाती है, कंसल्टेशन होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तब जाके ये जजेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के होते हैं इसके, ठीक है ना, उनको चूज करके लाया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे एक यूनाइटेड नेशन जो है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे काम करता है, तो यार काम करेगा यानी कि उसको पैसे भी चाहिए, तो एनुअल बजट डिसाइड करना, क्योंकि हर साल का देखो बजट होता है, पूरे कंट्री का भी एक बजट होता है, इंडिया का एक बजट होता है, हर कंट्री का अपना अपना बजट होता है। वैसे यूनाइटेड नेशन भी एक सालाना बजट निकालती है जिसमें हर कंट्री से कुछ कुछ पैसा जाता है वहां पे, ठीक है, तो बजट निकालना भी इसका ही काम है और ये सब काम जो है जनरल असेंबली जो है करता है। तो यही थे दोस्तों टोटल फंक्शंस ऑफ जनरल असेंबली। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों, प्रिंसिपल क्या है यूनाइटेड नेशन के, स्ट्रक्चर क्या है यूनाइटेड नेशन के, 6 कौन कौन से ऑर्गन्स है, उसमें से पहला जो ऑर्गन था जनरल असेंबली, हमने टोटली डिस्कस कर लिया। तो जल्द आपके लिए और भी ऐसे ही लेक्चर्स लेकर आएंगे। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। तो लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा इंतजार कर लो, लेक्चर नंबर 3 भी फटाफट से मैं लेकर आ जाऊंगा, जिसमें बाकी की चीजें, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या होता है, इस प्रकार की कई सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तो आप लोग बस बने रहो हमारे साथ, प्यार दिखाते रहो दोस्तों। एंड आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। तो प्लीज हमें कॉमेंट करके दिखाना कि ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है अभी तक, अपनी राय और सजेशन जरूर से कॉमेंट करके दिखाना। और वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो, बताओ कि कितने जरूरी चीजें हैं जो लोग खासकर पॉलिटिकल चीजों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आईएएस वगैरह का प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो जो चीज आप आज हमने जो पढ़ा है, बेसिक चीजें है, ये बेसिक चीजें पहले सीख लो, तभी तो जाके और आगे का हायर स्टडीज करोगे ना। तो यार शेयर करो, बताओ अपने दोस्तों को कितना इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये सब चीज पढ़ना, ठीक है। एंड साथ ही में दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।